गुड इवनिंग दोस्तों आप सभी के लिए। और दोस्तों मुझे उम्मीद है आपकी पढ़ाई जो है दोस्तों अच्छी चल रही होगी, बेहतर चल रही होगी, बेस्ट चल रही होगी। और जो चीज़ें आपके लिए उपलब्ध कराई जा रही हैं दोस्तों वो आप अच्छी तरह से ले रहे होंगे दोस्तों। जो कंटेंट आपके लिए उपलब्ध कराया है वो आप रेगुलर ले रहे होंगे दोस्तों, उन्हें रिवाइज कर रहे होंगे। और आपको पता है दोस्तों हमारा जो सब्जेक्ट चल रही है हमारी वो है दोस्तों फिजिक्स। बायो और केमिस्ट्री में आपके लिए करा चुका हूँ। प्रेजेंट में फिजिक्स चल रही है। फिजिक्स का टॉपिक चल रहा है हमारा दोस्तों करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है दोस्तों, विद्युत धारा, जिसमें दोस्तों 2 पार्ट में आपके लिए करा चुका हूँ। आज हमारा 3rd वीडियो है और यानी दोस्तों करंट इलेक्ट्रिसिटी का लास्ट वीडियो है, जिसमें हम दोस्तों विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, दाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, लेंज का नियम, ये सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जिन स्टूडेंटों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि दोस्तों मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुंच सके। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को दोस्तों लाइक करना है, शेयर करना है और वीडियो पर लास्ट तक आपको बने रहना। नोट्स देखो दोस्तों, मुझे बार बार कहने की ज़रूरत नहीं पड़े, नोट्स अवश्य बना लिया करो, ठीक है। और उन्हें रिवाइज रेगुलर किया करो। जैसे ही आप नोट्स बना लें उसके 1-2 घंटे बाद, जैसे अपना फ्री हो जाए, खाना वाना खा के जो कुछ करना आप करने के बाद में उन्हें रिवाइज अवश्य किया करो, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हमारा चैप्टर है विद्युत चुम्बकीय करंट इलेक्ट्रिसिटी में विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। क्या है दोस्तों? विद्युत चुम्बकीय प्रेरण यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो जिसमें हम दोस्तों पढ़ेंगे सबसे पहले चुंबकीय फ्लक्स कि चुंबकीय फ्लक्स होता क्या है, क्या इसका फॉर्मूला है, किस प्रकार से निकाला जाता है। यानी दोस्तों मैग्नेटिक फ्लक्स जिसे हम कहते हैं, चुंबकीय फ्लक्स यानी दोस्तों मैग्नेटिक फ्लक्स। तो कहते कैसे हैं दोस्तों? तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है दोस्तों वो होता है किसी क्षेत्रफल से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या चुंबकीय फ्लक्स कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? चुंबकीय फ्लक्स। यानी दोस्तों किसी क्षेत्रफल से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को क्या कहते हैं दोस्तों? चुंबकीय फ्लक्स। और इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों फ्लक्स जो होता है इसे फाई इससे जो है दोस्तों दर्शाया जाता है यहाँ पर। इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों, ये होता है आपका चुंबकीय फ्लक्स। और इसका फॉर्मूला होता है बी ए कॉस थीटा। बी ए कॉस थीटा। बी का मतलब है दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ए का मतलब है दोस्तों सतह का क्षेत्रफल, और थीटा का मतलब है कॉस थीटा। थीटा का मतलब है दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र व सतह के बीच के मध्य का जो कोण होता है वो या तो होगा 30 डिग्री या 45 डिग्री या 60 डिग्री या फिर 90 डिग्री या फिर दोस्तों 180 डिग्री, बस यही होंगे। और ये कॉस थीटा के मान आपको याद रखने हैं दोस्तों। और चुंबकीय क्षेत्र फ्लक्स का जो मात्रक होता है वो होता है दोस्तों वेबर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्टली पूछा जाता है दोस्तों, तो ये आपको याद रखना है कि चुंबकीय फ्लक्स का जो मात्रक होता है वो होता है वेबर। तो चुंबकीय फ्लक्स आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों, ठीक है। अब चलिए दोस्तों बात करते हैं चुंबकीय विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की। अब समझेंगे दोस्तों हम कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण क्या है। तो देखिए दोस्तों, जब किसी कुंडली व चुंबक के मध्य आपेक्षिक गति होती है, जब कोई कुंडली हो यानी कोई भी पिंड हो, या जैसे मान लीजिए हमने मोटर ली दोस्तों, मोटर में कुंडलियाँ होती हैं, ठीक है, जिन पर कॉइल चढ़ाई जाती है, तांबे का जो तार चढ़ाया जाता है, फिर उसको दोस्तों मोटर में लगाया जाता है उन कुंडलियों को, फिर वो रोटेट करते हैं। जैसे ही हम उन्हें दोस्तों करंट देते हैं, क्यों करता है दोस्तों वो रोटेट? क्योंकि दोस्तों जैसे हम करंट देते हैं उसमें मैग्नेटिक फील्ड जो है उत्पन्न होता है, चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होता है, जिससे दोस्तों मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है, जिसे हम दोस्तों चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। क्योंकि दोस्तों मैग्नेटिक फील्ड के कारण ही तो चुंबकीय फ्लक्स है, अपने आप में है एक। क्योंकि यहाँ पर मैं पहले ही बता चुका हूँ कि किसी क्षेत्रफल से गुजरने वाली क्षेत्रफल से एरिया, तो मैग्नेटिक फील्ड मीन्स एरिया दोस्तों, इस प्रकार से आप बोल सकते हो। क्योंकि दोस्तों वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है, जिससे क्या है दोस्तों वो मोटर जो है रोटेट करने लगती है, जैसे ही उससे धारा प्रवाहित की जाती है, ठीक है दोस्तों। तो आपको क्या समझना है दोस्तों यहाँ पर
विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के बारे में, जब किसी कुंडली व चुंबक के मध्य आपेक्षिक गति होती है तो कुंडली से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या, क्या दोस्तों, बल रेखाओं की संख्या अर्थात चुंबकीय फ्लक्स में बार बार जो है परिवर्तन होता है, जिससे कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। और इस घटना को ही हम क्या कहते हैं दोस्तों, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। यानी दोस्तों, अगर आपको विद्युत चुंबकीय प्रेरण निकालना है तो विद्युत जो है दोस्तों चुंबकीय फ्लक्स का होना बहुत ज़रूरी है। यानी दोस्तों चुंबकीय फ्लक्स क्या है, वह है क्षेत्रफल जिससे दोस्तों चुंबकीय बल रेखाएं गुजरती हैं। तो चुंबकीय फ्लक्स का होना आवश्यक है। आगे समझते हैं दोस्तों, जब चुंबक का एस ध्रुव कुंडली के पास लाया जाता है तो कुंडली की धारा की दिशा दक्षिणावर्त हो जाती है, जिससे कुंडली में एस ध्रुव बन जाता है और चुंबक के एस ध्रुव को प्रतिकर्षित किया जाता है। और जब एस ध्रुव दूर जाता है तो कुंडली की धारा वामावर्त हो जाती है, जिससे कुंडली में एन ध्रुव बन जाता है और चुंबक को कुंडली द्वारा आकर्षित किया जाता है। इसी तरह निरंतर कुंडली व चुंबक के मध्य लगातार गति होती रहती है। तो ये था दोस्तों आपका विद्युत चुंबकीय प्रेरण। वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक करते चलें, शेयर करते चलें। अब चलिए दोस्तों बात करते हैं कुछ नियमों की। विद्युत चुंबकीय प्रेरण से रिलेटेड 2 नियम हैं दोस्तों आपके, जो कि फैराडे साहब ने दिए थे। तो चलिए दोस्तों इन दोनों नियमों के बारे में भी हम समझ लेते हैं। और एक चीज़ आपको याद रखनी है दोस्तों कि फ्लक्स का मात्रा क्या होता है, वेबर। चुंबकीय फ्लक्स यानी मैग्नेटिक फ्लक्स का मात्रक होता है वेबर। वहीं आपको याद रखना है दोस्तों विद्युत चुंबकीय प्रेरण की अगर बात की जाए तो उसका मात्रक होता है दोस्तों फैराडे। और इन्होंने दोस्तों 2 नियम दिए थे। फर्स्ट लॉ था दोस्तों इनका, यह नियम विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिभाषा को प्रदर्शित करता है। यानी दोस्तों फैराडे साहब का फर्स्ट नियम जो है किससे रिलेटेड है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिभाषा से। और सेकंड लॉ जो है दोस्तों इनका, वो है प्रेरित विद्युत धारा बल का मान कुंडलों की संख्या के बराबर फ्लक्स के परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। इसका फॉर्मूला क्या है दोस्तों, ये रहा दोस्तों, ई बराबर, ये है दोस्तों क्या, इलेक्ट्रिक बल, और एन है दोस्तों संख्या, डी है दोस्तों डी थीटा क्या है दोस्तों, चुंबकीय फ्लक्स में कितना परिवर्तन हुआ और कितने समय में हुआ, dt यानी कितने समय में हुआ। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला है। हालांकि इससे प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, फिर भी आपको याद रखना है। अब चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। एक होता है दोस्तों लेंज का नियम, ये लेंज साहब ने दिया था, जो कि प्रेरित विद्युत बल की दिशा हमेशा इस प्रकार होती है कि वह अपनी उत्पत्ति के कारण का विरोध करती है। ये इन्होंने बताया था, ये इसका फॉर्मूला है, ये भी आपको याद रखना है। अब चलते हैं दोस्तों EMI के बारे में, समझते हैं कि EMI इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में हम समझेंगे और ये कितने प्रकार का होता है ये भी हम समझेंगे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं EMI के प्रकार, जिसमें पहला है दोस्तों स्वप्रेरण। तो देखिए दोस्तों स्वप्रेरण क्या होता है, जब किसी कुंडली से संबंध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने पर उसी कुंडली में विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाए, उसे कहते हैं दोस्तों स्वप्रेरण। और यह किस पर आधारित होता है दोस्तों, यह है जो है स्वप्रेरण जो है दोस्तों जनरेटर या फिर दोस्तों डायनेमो इसी सिद्धांत पर कार्य करते हैं। जो आपके जनरेटर होते हैं, डायनेमो होते हैं, वो इसी सिद्धांत पर कार्य करते हैं, स्वप्रेरण के सिद्धांत पर। वहीं अगला है दोस्तों अन्योन्य प्रेरण या सहप्रेरण। तो ये क्या है दोस्तों, जब एक कुंडली से संबंध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने पर दूसरी कुंडली में विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाए तो उसे कहते हैं दोस्तों हम अन्योन्य प्रेरण। और ट्रांसफार्मर इसी सिद्धांत पर कार्य करता है। स्वप्रेरण यानी दोस्तों आपका अन्योन्य प्रेरण जो है दोस्तों, इसका मात्रक गुणांक जो होता है दोस्तों, इनका मात्रक होता है
दोनों का ही हेनरी स्वप्रेरण व अन्य प्रेरण जो है मापा जाता है दोस्तों हेनरी के द्वारा। तो चलिए दोस्तों अब देखते हैं जनरेटर या जनित्र या फिर दोस्तों डायनेमो के बारे में हम समझते हैं। तो देखिए दोस्तों जनरेटर या जनित्र या डायनेमो जिसे हम कहते हैं, ये जो है दोस्तों यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं और ये आपके दो प्रकार के होते हैं दोस्तों, एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर। तो चलिए दोस्तों इन्हें भी देख लेते हैं। तो ये रहा दोस्तों आपका एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर। एसी जनरेटर, इसकी जो आर्मेचर यानी कुंडली जो होती है दोस्तों नर्म लोहे की बनी होती है और इसकी कुंडली भी दोस्तों नर्म लोहे की बनी होती है। इसमें भी चुंबकत्व गुण पाया जाता है, इसमें भी चुंबकीय गुण पाया जाता है, इसमें भी कार्बन ब्रुश पाए जाते हैं, इसमें भी कार्बन ब्रुश पाए जाते हैं। लेकिन दोस्तों ये सर्पी बलय, इसमें सर्पी बलय पाई जाती हैं और इसमें दोस्तों दिक् परिवर्तन पाया जाता है। ठीक है, नोट में आपको याद रखना है दोस्तों, जनरेटर जो होता है, जनरेटर एसी हो या डीसी, जनरेटर कुंडली सदैव एसी धारा प्रवाहित, जनरेटर में जो है दोस्तों एसी धारा हमेशा बनती है, चाहे कोई सा भी जनरेटर हो, एसी हो चाहे डीसी हो, लेकिन धारा जो बनेगी दोस्तों वो हमेशा एसी बनेगी। अगला है दोस्तों आपका ट्रांसफार्मर या परिणामित्र। एसी वोल्टेज को कम या ज़्यादा करने का यह कार्य करता है और ट्रांसफार्मर में दो कुंडली होती हैं। एक कुंडली को प्राथमिक कुंडली कहते हैं जिसमें निवेश या इनपुट वोल्टता प्रदान की जाती है, जबकि दूसरी कुंडली को द्वितीय कुंडली कहते हैं जिससे निर्गत या आउटपुट वोल्टता प्राप्त की जाती है। यदि ईपी का मतलब है दोस्तों निवेशी वोल्टता और ईएस का मतलब है दोस्तों निर्गत और एनपी का मतलब है दोस्तों प्राथमिक कुंडली के घेरों की संख्या और एनएस का मतलब है द्वितीय कुंडली के घेरों की संख्या। तो फॉर्मूला क्या बनता है दोस्तों, ईएस बटे ईपी और एनएस बटे एनपी। तो ये इसका फॉर्मूला बनता है दोस्तों ट्रांसफर परिणामित्र में आउटपुट और इनपुट की वोल्टता निकालने का। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, पूछा जाता है दोस्तों, इसके आधार पर क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। अब चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। एक मिनट दोस्तों, ये एक मिनट, ये रहा दोस्तों। और जो दोस्तों आपका ऊंचाई ट्रांसफार्मर होता है इसमें वोल्टता बढ़ती है, यानी यदि एनएस ज़्यादा हो एनपी से तो ईएस ज़्यादा होगा ईपी से। वहीं अपचाई में दोस्तों एनएस कम होगा एनपी से और ईएस कम होगा ईपी से। नोट में आपको याद रखना है दोस्तों कि विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है और विद्युत मोटर का सिद्धांत फैराडे ने दिया था। और सिद्धांत क्या है दोस्तों कि विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में कमी, चालक पदार्थ का गतिशील होना। विभिन्न मापक यंत्र आपको याद रखने हैं दोस्तों, जैसे धारा का गैल्वेनोमीटर जिसे हम दोस्तों अल्प धारा भी कहते हैं, एमीटर जो है दोस्तों उच्च धारा के लिए जिसे परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, और एमीटर का प्रतिरोध कम, जबकि आदर्श प्रतिरोध का मीटर जो है दोस्तों आदर्श एमीटर का प्रतिरोध शून्य होता है। विभव मापी विभव को मापता है जिसे दोस्तों पोटेंशियोमीटर कहते हैं। वोल्ट मीटर इसे परिपथ के साथ समांतर क्रम में लगाया जाता है। वोल्ट मीटर का प्रतिरोध उच्च व आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। वहीं एक होता है दोस्तों मीटर C2 जो कि व्हीट स्टोन सिद्धांत पर कार्य करता है और प्रतिरोध का मापन करने में ये काम में लिया जाता है। एक होता है दोस्तों मल्टीमीटर जो कि प्रतिरोध और विभव तथा धारा तीनों को मापता है। नोट में आपको याद रखना है दोस्तों, गैल्वेनोमीटर की कुंडली में समांतर क्रम में एक अत्यंत छोटा शंट जोड़ने पर एमीटर का प्रभाव जो है दोस्तों निर्माण होता है। अब चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। अगला है दोस्तों आपका पॉइंट, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के नियम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। चुंबकीय जो करंट इलेक्ट्रिसिटी है जो आपके चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के नियम है। यहाँ से दोस्तों भर के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में, और आप 2022 का एग्जाम उठाकर देखना दोस्तों, बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं। तो ये जो है दोस्तों इस नियमों को आपको बड़े ध्यान से पढ़ना है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं, जिसमें पहला है दोस्तों दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। दाएं हाथ के अंगूठे का नियम यानी राइट हैंड थंब रूल जिसे हम कहते हैं। तो ये क्या है दोस्तों, जब दाएं हाथ से किसी तार को इस प्रकार पकड़ा जाए कि अंगूठा धारा की दिशा में हो तो मुड़ी हुई उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कहलाती हैं।
यानी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताती है। जैसे दोस्तों, जैसे मान लीजिए कोई तार है दोस्तों, आपने इसे पकड़ा, जैसे दोस्तों इस प्रकार से पकड़ा, मान लीजिए ये आपका हाथ है और इसे इस प्रकार से आपने पकड़ा, ठीक है। लेकिन अंगूठा जो है दोस्तों इस दिशा में है आपका, इस दिशा में है। तो ये जो है दोस्तों, ये इसका तो फील्ड हुआ, यानी चुंबकीय क्षेत्र हुआ। ये इधर इधर इसकी धारा हुई दोस्तों, धारा इधर बह रही है, ठीक है। तो ये होता है दोस्तों दाएं हाथ का नियम। अगला है दोस्तों मैक्सवेल का कॉर्क स्क्रू या पेंच नियम। अब ये क्या है दोस्तों कि ये होता है दोस्तों, धारावाही चालक के अक्ष पर दाएं हाथ से किसी दक्षिणावर्त पेच को इस प्रकार घुमाया जाए कि पेच में धारा की दिशा में आगे बढ़े, कि पेच जो है धारा की दिशा में आगे बढ़े, तो अंगूठे को घुमाने की दिशा चुंबकीय क्षेत्र को बढ़ाती है। जैसे दोस्तों देखिए, ये आपका पेचकस है, यहाँ पर कोई पेच है दोस्तों, मान लीजिए ये कोई पेच है, आप इसे इस पेचकस से बोल रहे हैं, और आप इसे दोस्तों अंगूठा आपका इस दिशा में घूमेगा जब आप इसे खोलोगे, ठीक है दोस्तों, खोलोगे तो इस दिशा में और उंगली इस दिशा में। तो आप जब इसे खोलोगे ना, जो ये अंगूठा है ना आपका, जैसे इस दिशा में घूमा, मान लीजिए इस दिशा में, इधर से इधर घुमा आपका अंगूठा, तो ये जो अंगूठा है दोस्तों, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगा, ठीक है। तो ये धारा की दिशा को बताएगा, ये वाला, ये तो धारा की दिशा को बताएगा ही, ठीक है। तो यही चीज़ें इसमें बताई गई हैं। अगला है दोस्तों फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यह है दोस्तों यह जनरेटर के लिए काम में लिया जाता है। और दाएं हाथ की प्रथम 3 उंगलियां एक दूसरे के लंबवत फैलाई जाएं और तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो, तथा मध्यमा जो होती है, बीच की उंगली जो होती है दोस्तों, वह चालक में बहने वाली धारा की दिशा में हो, तो उस चालक पर लगने वाला चुंबकीय बल अंगूठे की दिशा में होगा। वहीं दोस्तों एक होता है फ्लेमिंग का नियम। और फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या कहता है दोस्तों, जब सबसे पहले आपको याद रखना है दोस्तों, ये विद्युत मोटरों के लिए काम में लिया जाता है। और यदि बाएं हाथ की प्रथम 3 उंगलियां एक दूसरे के लंबवत फैला दी जाएं और तर्जनी की दिशा में हो, सॉरी दोस्तों, और तर्जनी की दिशा में होगा, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो, तर्जनी जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो, एवं मध्यमा चालक में बहने वाली धारा की दिशा में हो, तो उस चालक पर लगने वाला बल अंगूठे की दिशा में होगा। तो ये होता है दोस्तों आपका फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम। और देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो ऐसा करूँगा मैं एक दिन, कल या परसों में, कि आपके लिए दोस्तों अलग से जो ये फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम, दाएं हाथ का नियम, मैक्सवेल का नियम, और आपका दाएं हाथ के अंगूठे का नियम, और एक सोलेनॉइड होता है दोस्तों, परिनल का होती है, इसका जो नियम होता है, इसमें किस प्रकार से धारा बहती है, इसका मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा आपको, और विद डायग्राम के साथ में, ताकि दोस्तों सारी चीज़ आपको आसानी से समझ में आ जाए, ठीक है। अब चलिए दोस्तों, अगला पॉइंट है आपका सोलेनॉइड, यानी दोस्तों परिनालिका। अब ये क्या है दोस्तों, किसी अचालक पदार्थ की बेलनाकार नलिका के ऊपर या किसी कुचालक पदार्थ की विद्युत रोधी तार लपेटकर बनाई गई संरचना परिनलिका कहलाती है। धारा प्रवाहित करने पर यह चुंबक की भांति व्यवहार करने लगती है। जैसे दोस्तों देखिए, मान लीजिए ये कोई आपकी परिनलिका है, ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमने बना दिया। इसमें हमने दोस्तों क्या हुआ, ये एक धारा प्रवाहित की हमने इसके अंदर, तो जब ये धारा प्रवाहित की जाएगी इसके अंदर, तो ये इसका जो अंदर का जो एरिया है, फील्ड जो है दोस्तों, वो क्या है दोस्तों, किसकी तरह व्यवहार करेगा, वो आपका करेगा दोस्तों चुंबक की भांति व्यवहार, ये मैग्नेट की भांति व्यवहार करने लगेगा, ठीक है। अगला है दोस्तों हेलिक्स रूल। ये क्या है दोस्तों, किसी कुंडली को दाएं हाथ से इस प्रकार पकड़े कि मुड़ी हुई उंगलियां धारा की दिशा को बताएं। तो अंगूठा क्या है दोस्तों, उत्तरी ध्रुव को बताएगा। एक होता है दोस्तों सिरे का नियम। ये क्या है दोस्तों, यदि किसी कुंडली के एक किनारे को देखें तो धारा क्लॉकवाइज दिखे, तो कुंडल
साउथ पोल के जैसे तथा धारा एंटी क्लॉकवाइज बहती है तो कुंडली को नॉर्थ पोल की तरह माना जाता है। तो ये होता है दोस्तों श्रेय का नियम। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों आप चिंता ना करें, ये चीज़ है ना जो मैं आपके लिए करा रहा हूँ, यहाँ पर दोस्तों थोड़ा सा आपको समझ में ना आए, लेकिन दोस्तों अलग से अगर मैं जब वीडियो लाऊंगा कल या परसों में आपके लिए कंप्लीट कर दूंगा। ये मेरी गारंटी है दोस्तों, समझाना आपको। तो उसमें दोस्तों विद डायग्राम आपको ये सारे नियम जो हैं आपके जैसे फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम, बाएं हाथ का नियम, लेंज का नियम, मैक्सवेल का नियम, ये सारे नियम वहाँ पर मैं अच्छी तरह से आपको समझाऊंगा विद डायग्राम। चिंता ना करें, सारी चीज़ें अच्छी तरह समझ में आएंगी। लेकिन जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ वो चीज़ें आप फॉलो करते जाइए, उनके नोट्स बनाइए, उन्हें रिवाइज कीजिए। ठीक है दोस्तों। अब चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। आगे हम बात करते हैं दोस्तों, 1 मिनट दोस्तों, मैंने क्या छोड़ा अभी, हाँ ये सारी चीज़ें हो गई। अब चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। कुछ पॉइंट आपको याद रखने हैं दोस्तों, जैसे कि फर्स्ट पॉइंट है, किसी आवेश को विद्युत क्षेत्र में लाने पर लगने वाला बल किसके बराबर होता है, Q इंटू ई। Q होता है दोस्तों आवेश और E होता है दोस्तों इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है। वहीं दोस्तों Q को B चुंबकीय क्षेत्र में B वेग से थीटा कोण पर प्रवेश कराया जाए तो चुंबकीय बल क्या होगा दोस्तों, ये होगा आपका Q B V साइन थीटा। ये कुछ नियम है आपको याद रखने हैं दोस्तों। वहीं अगला पॉइंट है कि लंबाई L लंबाई की चालक तार को B चुंबकीय क्षेत्र में थीटा कोण पर प्रवेश कराया जाए तो धारा एवं धारा से एवं तार से धारा I बह रही है तो चुंबकीय बल का फॉर्मूला क्या होगा दोस्तों, IVL साइन थीटा। अगला पॉइंट आपको याद रखना है, एक दूसरे के समांतर रखे चालक तारों में समान दिशा में बह रही धारा समान दिशा में धारा बह रही हो तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, और असमान दिशा में बह रही हो तो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, जो कि चुंबक के जैसा ही व्यवहार करेंगे। एक होता है दोस्तों ओम इंटू मीटर, किसका मात्रक है, डायरेक्टली पूछा जाता है। याद रखना है प्रतिरोधकता, प्रतिरोध का नहीं है, प्रतिरोध अलग होता है, प्रतिरोधकता अलग होती है। तो प्रतिरोधकता का मात्रक क्या है दोस्तों, ओम इंटू मीटर। आगे आपको याद रखना है दोस्तों, शीशे के संचयन वाले सेल में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल का। बिजली के बल्ब क्या है दोस्तों, बिजली के बल्ब के फिलामेंट के निर्माण के लिए टंगस्टन का प्रयोग क्यों किया जाता है, क्योंकि दोस्तों इसका गलनांक कुछ होता है। और गलनांक में बता दूं दोस्तों, टंगस्टन लगभग दोस्तों 3422 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। आगे कुछ पॉइंट हैं दोस्तों, ये आपको याद रखने हैं। सामान्यतः नाइक्रोम का उपयोग होता है किसमें दोस्तों, एक तो ऊष्मा की कुंडली में, हीटर, केटली, प्रेस, छड़ी, सभी में नाइक्रोम का प्रयोग होता है, क्योंकि दोस्तों गलनांक जो है उच्च होता है, इसलिए इसका प्रयोग किया जाता है, ताकि ये सारी चीज़ें जो है जब हीटिंग इसमें पैदा हो तो ये गले नहीं। ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। आगे है आपका जूल का नियम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जूल का नियम। और जूल साहब ने ही दोस्तों ऊष्मा का जो है दोस्तों फॉर्मूला दिया था। और ऊष्मा का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, I²RT। ये रहा दोस्तों, ऊष्मा की मात्रा अगर आपको निकालनी हो तो आपको फॉर्मूला लगाना है दोस्तों I²RT। जैसे यहाँ पर इससे फॉर्मूले प्रश्न भी पूछे जाते हैं, तो डायरेक्टली ये प्रश्न पूछा जाता है, जैसे कि यदि 5 ओम प्रतिरोध वाले चालक तार में 20 एम्पीयर की धारा 20 सेकंड तक प्रवाहित होती है तो ऊष्मा बताइए, तो आपको सीधा ये फॉर्मूला लगा देना है। धारा 20 है तो 20 का स्क्वायर 400 हो गया आपको, सेकंड 20 और 5 ओम का प्रतिरोध है, 5 चौक 20, सॉरी दोस्तों 8, 8 पंजे 40, लगभग दोस्तों 40,000 यानी 40 किलो जूल हो गया आपका। ठीक है। और इसको दोस्तों I²RT हीट का फॉर्मूला जो है दोस्तों, ये मैं आपके लिए बता चुका हूँ, लेकिन एक बार फिर बता देता हूँ कि हीट का फॉर्मूला है बराबर I²RT। अब आपको किस प्रकार से इसे निकालना है, कुछ अन्य फॉर्मूले भी इसके बन सकते हैं। I इंटू आई स्क्वायर है तो दोस्तों मैंने डबल आई कर दिया, इंटू R इंटू T, और B का मान होता है दोस्तों I इंटू R। ये तो होता है, यहाँ जगह इस जगह मैंने दोस्तों
बी रख दिया, तो आई बी टी। इस आई का मान क्या होगा दोस्तों, बी वाई आर। बी वाई आर यहाँ पर मैंने रख दिया आई की जगह, तो बी वाई आर बी इंटू टी, यही तो होगा। तो बी स्क्वायर वाई आर इंटू टी, ये भी बन सकता है। तो इस प्रकार से भी फॉर्मूला आप बना सकते हैं, ठीक है। अब चलिए दोस्तों वहीं देखते हैं हम आगे। एक मिनट दोस्तों, ये चीज़ मैंने बता दी। ये कुछ पॉइंट हैं जो आपको डायरेक्टली याद रखने हैं कि किसी चालक तार की लंबाई 3 गुनी व अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल 9 गुना कर दिया जाए तो प्रतिरोध कितना गुना हो जाएगा दोस्तों, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्रतिरोधकता कितने गुना हो जाएगी, तो प्रतिरोधकता क्षेत्रफल और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल इन पर निर्भर नहीं करती, ये केवल तापमान पर निर्भर करती है, ना कि ये लंबाई पर। प्रतिरोध पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। प्रतिरोधक केवल तापमान और उस पदार्थ की प्रकृति क्या है उस पर केवल ये निर्भर करती है। क्योंकि दोस्तों प्रतिरोध पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है और तापमान पर। और 1 वाट बराबर आपको याद रखना है दोस्तों, 1 वाट बराबर होता है जूल पर सेकंड के। और एक कुछ चीज़ें ये आपको याद रखनी है कि किसी चालक तार में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है तो प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाली धारा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी। जब आपसे इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछी जाए तो आपका फॉर्मूला होगा दोस्तों Q बराबर N इंटू ई। Q है दोस्तों आवेश, N है दोस्तों जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और I क्या है, ये E क्या है दोस्तों, एक इलेक्ट्रॉन का मान कितना होता है वो। तो यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, एक यहाँ पर है ही बराबर में N इंटू 1.6 इंटू 10⁻90। तो n का मान आपका यहाँ से निकल कर आ जाएगा 1/1.6 इंटू 10⁻90। इसे आप सॉल्व कर लेंगे, आपका जो है दोस्तों n का मान निकल कर आ जाएगा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकल कर आ जाएगी। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों। और दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना दोस्तों, शेयर कर देना। और जिन स्टूडेंटों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे भी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि दोस्तों मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुंच सके। तो दोस्तों ये था आपका इलेक्ट्रिसिटी का टॉपिक आपका, जो कि आपका कंप्लीट समाप्त हो चुका है। कल देखेंगे एक नए टॉपिक के साथ वीडियो को हम स्टार्ट करेंगे। तो तब तक के लिए दोस्तों आप ये सारी चीज़ें कंप्लीट करें, इन्हें रिवाइज करें, इनका नोट्स बनाएँ, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ।